ये सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक गुप्ता एंड गुप्ता का चैप्टर है। चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग चैप्टर का नाम है। 9th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 8 तक जो सॉल्व कर चुके हैं उसको देखे हैं। फर्स्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स, लास्ट था जो 8 नंबर चैप्टर था वो था सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। वहाँ तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का भी हम लोग वो 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर चुके हैं। मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से 50 तक सोल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक सोल्व किए थे। और थर्ड पार्ट में हम लोग 101 से 150 तक सोल्व किए थे। तो इस तरह से हम लोग 150 क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन BMC का भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। तो ये 4th नंबर पार्ट होगा इस टॉपिक का। जो 9th नंबर चैप्टर है इसका 4th नंबर वीडियो होगा। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे 150 से आगे का जो क्वेश्चन है, दैट इज़ 151 से स्टार्ट कर रहा है। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर है। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं, अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 151 नंबर क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, द हाइट बिटवीन द टू फ्लोर इज, और द हाइट बिटवीन द टू फ्लोर इज़ 3 मीटर। मतलब 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए सेकंड फ्लोर, दोनों के जो बीच का जो हाइट है वो दिया हुआ है 3 मीटर। इसको कह सकते हैं 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड राइजर जो दिया हुआ है, एक स्टेयर का जो राइज होता है 150 mm। तो और क्या दिया हुआ है जिसमें 2 फ्लाइट, टोटल फ्लाइट जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, टोटल हाइट जो दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, राइज दिया हुआ है 150 mm, राइजर दिया हुआ है एक स्टेयर का, और टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट जो है 2 है। एज्यूम कर रहा है बिटवीन फ्लोर का 2 फ्लोर है, उसके बीच का जो टोटल नंबर फ्लाइट है वो 2 है। तो राइज हम लोग जानते हैं ये स्टेयर अगर देखा जाए ये स्टेयर केस होता है। तो जो ये होता है, ये पोर्शन जो होता है इसको राइज कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो होता है उसको ट्रेड कहते हैं। ठीक है, राइज कहते हैं इसको, ट्रेड करते हैं। तो और एक दूसरा फार्मूला इसमें क्या जानते हैं, जो राइज होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर ट्रेड देखा जाए तो 2 होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं जो ट्रेड होता है वो कितना के बराबर होता है, राइज -1 का बराबर होता है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ, अगर ट्रेड निकालना रहे तो टोटल नंबर ऑफ राइज -1 कर देंगे तो निकल जाएगा नंबर ऑफ ट्रेड। इसमें यही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड कितना होगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग राइज निकालते हैं। राइज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग देखें फर्स्ट फ्लोर ये था, सेकंड फ्लोर था ये, यहाँ से अगर हम लोग स्टेप बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं, तो इस तरह से स्टेयर बनेगा। तो ये जो पोर्शन हो गया राइज, तो टोटल राइज कितना हो जाएगा, अगर टोटल राइज किया जाए तो इक्वल होगा किसका, ये हाइट का। तो हाइट दिया हुआ था कितना, 3 मीटर। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 फ्लाइट दिया हुआ है। तो 2 फ्लाइट दिया हुआ है तो एक फ्लाइट का हाइट कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्लाइट का हाइट निकालते हैं। नंबर ऑफ हाइट इन 1 फ्लाइट, मतलब हाइट जो निकालते हैं किसका, 1 फ्लाइट का। 1 फ्लाइट का जो हाइट निकाल रहे हैं वो कितना हो रहा है, तो 2 फ्लाइट दिया हुआ है, 2 फ्लाइट का हाइट कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 सेंटीमीटर। तो जो एक फ्लाइट का जो हाइट हो गया, 1 फ्लाइट का जो हाइट हो गया, 1 फ्लाइट का जो वो हाइट जो हो गया, फ्लाइट का वो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि 1 फ्लाइट में कितना स्टेयर होता है। तो कितना करेंगे, तो एक स्टेयर का जो राइज दिया हुआ है, राइजर 150 mm दिया हुआ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ राइज जो होगा, नंबर ऑफ राइज इन 1 फ्लाइट, 1 फ्लाइट में ही निकाल रहे हैं। तो 1 फ्लाइट के लिए निकाल लेते हैं पहले हम। 1 फ्लाइट के लिए निकालते हैं तो फर्स्ट फ्लाइट में कितना होगा, अगर फर्स्ट फ्लाइट में देखा जाए नंबर ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो एक फ्लाइट का हाइट मेरा कितना था, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एक फ्लाइट का हाइट कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो टोटल आ गया 10। तो टोटल 10 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट में अगर मेरा 10 है नंबर ऑफ राइज, तो सेकंड फ्लाइट में भी 10 आएगा। तो टोटल जो फ्लाइट हो गया, टोटल राइज हो गया कितना हो गया, 20 हो गया।
या फिर ट्रेड फर्स्ट में, ये राइज हो गया टोटल फर्स्ट में और सेकंड में। इसी तरह से अगर हम ट्रेड निकालते हैं फर्स्ट फ्लाइट में, तो फर्स्ट फ्लाइट में ट्रेड कितना होगा, राइज -1। अभी देखे थे हम लोग, तो राइज कितना था 10, 10 - 1 करेंगे 9th, तो ट्रेड हो गया फर्स्ट फ्लाइट में 9 और सेकंड फ्लाइट में, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्रेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 + 9 = 18। यहाँ से कह सकते हैं इसका आंसर 18 आएगा। तो सबसे सिंपल तरीका यही था। सबसे पहले जब भी निकालते हैं तो फ्लाइट का अगर हाइट दिया हुआ तो ये टोटल जो होता है वो राइज होता है, तो इससे नंबर ऑफ राइज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ राइज निकालनी है, तो नंबर ऑफ राइज निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइट में डिवाइड कर देते हैं। किससे, टोटल जो हाइट है फ्लाइट का उसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, राइजर से। जो राइजर दिया हुआ है एक फ्लाइट का, एक स्टेयर का जो राइजर दिया हुआ उसे डिवाइड करते हैं तो राइज निकल जाता है, नंबर ऑफ राइज निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ टर्म स्टेयर क्या होता है। तो हाफ टर्म स्टेयर जो होता है, हाफ टर्म स्टेयर इस तरह से होता है, इस तरह का जो स्टेयर बनता है इसको बोलते हैं हाफ टर्न, इसको डॉगलेग भी बोलते हैं। तो हाफ टर्न देख लेते हैं कितना होता है। तो हाफ टर्न में 180 डिग्री का बन रहा है, जो इस तरह से बनता है तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हाफ टर्म स्टेयर केस बोला या डॉगलेग, इसको डॉगलेग भी बोलते हैं, डॉगलेग स्टेयर केस भी बोलते हैं इसको। डॉगलेग इस तरह से बनता ही है, तो इस तो 180 डिग्री इसमें बन रहा है एंगल, तो 180 डिग्री हो गया। यही अगर स्ट्रेट बोलता तो स्ट्रेट में 0 डिग्री होता है। क्वार्टर टर्न अगर बोला जाए, क्वार्टर टर्न होता है तो क्वार्टर टर्न इस तरह से बनता है, तो इसमें 90 डिग्री एंगल बनता है। इसको अगर कहेंगे तो क्वार्टर टर्न हो गया। ये हो गया डॉगलेग या फिर हाफ टर्न। ये हो गया 3/4 टर्न, ठीक है। इसको अगर कहेंगे तो 3/4 टर्न हो गया 270 का। ये हो गया हाफ टर्न। ये हो गया क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया हाफ टर्न का किसके लिए था, हाफ टर्न के लिए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, डॉगलेग। अभी देखे थे डॉगलेग क्या था, डॉगलेग इस तरह से बनता है, तो ये होता है हाफ टर्न, तो इसको कह सकते हैं सिंपल सा हाफ टर्न। इसमें अगर देखा जाए तो हाफ टर्न का एंगल कितना था, 180 डिग्री। क्वार्टर टर्न का कितना था, 90 डिग्री। स्ट्रेट टर्न तो 0 डिग्री होता है, या 270 डिग्री, ठीक है। हाफ टर्न 180 डिग्री, क्वार्टर टर्न 90 डिग्री, स्ट्रेट 0 डिग्री एंड 3/4 कितना हो गया, 270 डिग्री। तो इसका डॉगलेग पूछा तो डॉगलेग हाफ टर्न होता है, दैट इज ए। नेक्स्ट पूछा था नोजिंग क्या होता है। नोजिंग हम लोग देखे थे, क्या पूछ रहा है, नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन ऑफ एज। हम लोग जानते हैं ये जो स्टेयर होता है, इस तरह से जो स्टेयर होता है, तो जो थ्रेड का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, बाहर की ओर जो प्रोजेक्शन होती है उसी को नोजिंग बोलते हैं। तो नोजिंग इज द आउटर प्रोजेक्शन एज ऑफ किसका, तो थ्रेड का। ये जो थ्रेड हो गया इसका जो बाहर निकला उसी को बोलते हैं नोजिंग, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ ए शटर में बोल रहा है। द लोअर मोस्ट जो पीस है किसका, शटर का। देख लेते हैं, मान लिया ये शटर होता है, मान लिया ये शटर में रहा, तो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टॉप रेल। इसको बीच में एक रेल होता है, इसको बॉटम रेल, जिसमें हैंडल वगैरह लॉक रहता है। एक नीचे होता है बॉटम रेल। इस वर्टिकल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये हो गया टॉप रेल, ये हो गया बॉटम रेल। तो पूछ रहा है द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ द शटर। लोअर मोस्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, तो सबसे लोअर में क्या होता है, तो बॉटम रेल होता है, ठीक है। ये शटर के केस में था, शटर के केस में। अगर फ्रेम के केस में रहता तो फ्रेम के केस में अलग होता है। फ्रेम के केस में जो नीचे होता है उसको सील बोलते हैं, जो सबसे बॉटम रेल होता है उसको सील बोलते हैं। ये भी होता है नीचे का ही, बट ये होता है किस में, फ्रेम में, ये होता है फ्रेम में। और ये बॉटम रेल जो होता है बॉटम में, वो किसके लिए होता है, शटर के लिए होता है, शटर के लिए होता है। तो शटर के लिए पूछ रहा था, तो सबसे बॉटम रेल लोअर मोस्ट कौन सा होगा, तो बॉटम रेल हो जाएगा शटर के केस में। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल अभी देखिए हम लोग वर्टिकल मेंबर जो होता है किसका, शटर का जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको स्टाइल बोलते हैं। टेंशन क्या होता है, टेंशन जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ऊपर में जो ग्लास वगैरह लगाने का काम होता है उसमें टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर शटर में अगर देखा जाए टोटल फ्रेम, तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है जो ग्लास वगैरह लगाता है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। स्टाइल किसको बोलते हैं, स्टाइल जो वर्टिकल पोर्शन हो गया
शटर का जो वर्टिकल पोर्शन हो गया उसको स्टाइल बोलते हैं। सील बोलते हैं फ्रेम का, जो फ्रेम होता है बॉटम पोर्शन फ्रेम का उसको सील बोलते हैं। बॉटम रेल क्या होता है, बॉटम रेल नीचे का जो रेल हो गया उसको बॉटम रेल बोलते हैं। बीच में एक लॉक रेल होता है, उसके ऊपर एक टॉप रेल होता है। ये शटर का केस था और ये मेरा फ्रेम का केस है। फ्रेम में अगर देखा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है उसको जैम बोलते हैं, ठीक है, जैम बोलते हैं, JMB, जैम बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पॉइंट व्यू ऑफ मैक्सिमम डे लाइट, ये पूछ रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम डे लाइट विंडो इन ए रूम शुड बी। पूछ रहा है कि मैक्सिमम डे लाइट किस डायरेक्शन में डाले विंडो को तो आएगा। तो मैक्सिमम डे लाइट जो पूछ रहा है किस में आता है, तो नॉर्थर्न साइड में अगर विंडो डाला जाए, नॉर्दर्न साइड में अगर विंडो ओपनिंग किया जाए तो उसमें जो लाइट होगा वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट देखा जाए क्या करा, इन 10 DS, ये पूछ रहा है 10 DS 20, DS रिफर टू, DS क्या रिफ़र कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि DS मतलब D से रिफ़र कर रहा है डोर, ठीक है, और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल शटर, सिंगल शटर। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 10 DS का मतलब हो गया सिंगल शटर डोर। यही अगर डबल शटर रहता, डबल शटर, तो डबल शटर का क्या होता है, डबल शटर डोर है तो डोर के लिए D इंडिकेट करता और डबल शटर के लिए T इंडिकेट करता, ठीक है। अगर ये हो गया डोर के लिए इंडिकेट करता है D, और T जो होता है वो डबल शटर के लिए होता, तो इस तरह से कह सकते हैं डबल शटर डोर के लिए अगर इंडिकेट करना रहता तो क्या होता, DT। सिंगल शटर के लिए क्या हो गया, सिंगल शटर के लिए DS, ठीक है। और क्या होता है 10 और 20 क्या होता है, इसमें अगर देख लेते हैं तो 10 जो होता है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये हो जाएगा मेरा 1000 mm, क्या ये वाइड हो जाएगा। जो बिट्स होता है उसका किसका, सिंगल शटर डोर का, उसका वाइड हो जाएगा। हाई और 20 जो दिया हुआ है ये हाइट हो जाता है। अगर हाइट पूछा जाए इसमें तो हाइट कितना हो जाएगा 2000 mm। तो टोटल अगर देखा जाए इसका मतलब क्या होता है 10 DS का 10 का हो गया क्या, 10 मीन्स हो गया 1000 mm जो हो गया वो विड्थ हो गया इसका शटर का, ठीक है। वही अगर 20 अगर पूछा तो 20 क्या होता है, इसमें 20 तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 mm हाइट हो जाएगा किसका, शटर का, ठीक है, शटर का ये हाइट हो जाएगा। तो ये हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 20 दिया हुआ है, जो हाइट दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, वो विड्थ दिया हुआ है, और DS मतलब हो गया, D मतलब हो गया डोर, और S मतलब हो गया सिंगल शटर, सिंगल शटर। यह अगर डबल शटर रहता, डबल शटर में क्या हुई पता है, डबल शटर के लिए डोर के लिए D, और डबल शटर के लिए क्या हो गया T। तो इसके लिए इंडिकेट करते हैं क्या, DT, D फॉर डोर और T फॉर डबल शटर। सिंगल शटर के लिए DS। इस तरह से इसका आंसर हो गया, DS पूछा तो DS मतलब सिंगल शटर डोर, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा था, डिजाइनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ डोर विंडो एंड वेंटिलेशन। जो डिजाइन करते हैं किसका, फ्रेम ऑफ डोर। तो फ्रेम ऑफ डोर जो होता है किस पे डिजाइन किया जाता है, किसके रेफरेंस में, विंडो किसके रेफरेंस में, और वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन जो होता है हाइट के इंडिकेशन में करते हैं, तो ये जो वेंटिलेशन के लिए हाइट हो जाएगा। विंडो टाइप के लिए होता है, किस टाइप का विंडो बनाना है वो, तो फ्रेम बचा डोर का वो विड्थ के लिए। तो पूछ रहा है तो सबसे पहले जो फ्रेम होगा तो फ्रेम के लिए कौन सा बताएं, विड्थ के अकॉर्डिंग होता है मीन्स 1। हाइट किसके लिए होता है, वेंटिलेशन के लिए। लेकिन इसका दूसरा जो टर्म है विंडो किसके लिए होता है, विंडो जो होता है टाइप पर डिजाइन किया जाता है। जो विंडो का डिजाइन होता है किस टाइप का विंडो है, डॉर्मर विंडो, ग्लैमर विंडो, बॉक्स विंडो। तो इस तरह से जो विंडो होता है वो विंडो को टाइप पर डिजाइन किया जाता है, तो विंडो का डिजाइन होता है टाइप पे। तो यहाँ से कह सकते हैं तो विंडो के लिए 3, तो एक के बाद 3 हो जाएगा मेरा। उसके बाद वेंटिलेशन हाइट पे, कितना हाइट पे वेंटिलेशन देना है उसको हाइट पे डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से 2, तो 1 3 2 ऑप्शन देख लेते हैं, 1 3 2 मेरा B में है, तो सब भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ
होल्ड पास्ट क्या होता है, जो फ्रेम में, जो मान लीजिए ये फ्रेम है, फ्रेम में जो हम लोग फिक्स करते हैं शटर को, तो यहाँ पर जो होल्ड पास्ट होता है वो यूज कितना करते हैं वो पूछ रहा। तो शटर के लिए अगर शटर के लिए देखा जाए, मतलब डोर के लिए तो 3 होता है, और विंडो में किया जाए तो मिनिमम 2 होता है। मिनिमम दो होता है होल्ड पास्ट विंडो में, और डोर में जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, विंडो में 2 और डोर में 3 मिनिमम। तो पूछ रहा है होल्ड पास्ट कितना पूरा रिकमेंडेड इन ईच साइड ऑफ डोर एंड फ्रेम, डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम। तो अभी हम लोग देखें कि अगर हम इसको डोर बनाए हैं, अगर दरवाज़ा देखा जाए तो एक साइड में जो बनता है तो मिनिमम 3 हम लोग फिक्स करते हैं। किस में? अगर शटर हमको फिक्स करना है तो ये हो गया फ्रेम के लिए या डोर के लिए। और ये अगर विंडो रहा, विंडो में तो मिनिमम 2, अगर डबल शटर है तो दोनों साइड पड़ेगा, सिंगल शटर है तो एक साइड पड़ेगा। तो मिनिमम होल्ड पास्ट कितना हो जाएगा इसमें? विंडो में 2 और डोर में 3, तो 3 और 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट द हेड, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एट द हेड एंड सील ऑफ डोर फ्रेम विच आर एम्बेडेड इनटू द साइड्स वॉल फॉर फिक्सिंग द फ्रेम। फ्रेम को फिक्स करने के लिए, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है किसमें? हेड में और सील में। हेड किसको कहते हैं? सील कहते हैं डोर फ्रेम में। तो सबसे पहले एक फ्रेम देखते हैं, डोर का जो फ्रेम होता है इस तरह से। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो बोल रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसी को बोल रहा है कि इसको क्या कहते हैं। जो वॉल में इसको फिक्स किया जाता है, इसको बोलते हैं हॉर्न, इसको हॉर्न बोलते हैं। नीचे का जो पार्ट है फ्रेम में, अभी हम लोग देखे थे उसको सील कहते थे। नीचे का पार्ट उसको सील, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया उसको क्या बोलते थे? इसको जैम बोलते थे, जैम बोलते थे। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन चारों देख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या बाहर की ओर जो हो गया, जो फ्रेम, अगर ये फ्रेम है, सबसे पहले देखा जाए ये फ्रेम है किसका? डोर का। ये हॉर्न हो गया हॉरिजॉन्टल। होल्ड पास्ट अगर यहाँ पर डाला तो होल्ड पास्ट होगा। जैम क्या होता है? वर्टिकल, जो वर्टिकल ये हो गया, इसको बोलते हैं जैम। नीचे का पार्ट हो गया, उसको क्या बोलते हैं? सील। ठीक है, इसको बोलते हैं सील। तो हाँ, तीनों देख लिए। ऊपर का ये जो प्रोजेक्शन पार्ट है सिर्फ इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्न्स। वर्टिकल पास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैम। ये और ये वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल साइड जो हो गया फ्रेम का, उसको बोलते हैं जैम। और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, बॉटम वाला पार्ट, तो उसको बोलते हैं सील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे होल्ड हो गया, हॉर्न बोलेंगे जिसको पास्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइड ऑन द स्लोपिंग साइड। पूछ रहा है कि स्लोपिंग साइड में किस टाइप का विंडो प्रोवाइड किया जाता है। तो स्लोपिंग साइड में हम लोग कौन सा विंडो प्रोवाइड करते हैं? तो स्लोपिंग साइड में हम लोग डॉर्मर विंडो प्रोवाइड करते हैं। जो स्लोपिंग साइड हो गया, उसमें हम लोग कौन सा विंडो प्रोवाइड करते हैं? तो डॉर्मर विंडो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज बी। स्लोपिंग साइड में हम लोग डॉर्मर विंडो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। एज कम्पेयर टू टॉप रेल, कह रहा है कि टॉप रेल जो होता है, तो बॉटम रेल एंड रॉक रेल। अभी हम लोग देखे थे, ये शटर था, मान लिया शटर है, शटर का वर्टिकल पोस्टर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल बोले थे। ये जो हो गया टॉप रेल, ये हो गया लॉक रेल, ये होता है बॉटम रेल। ठीक है, तो बोल रहा है एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम रेल एंड लॉक रेल। ये हो गया टॉप, ये हो गया लॉक रेल, इसमें लॉक वगैरह यूज होता है। ये हो गया बॉटम रेल। तो बोल रहा है एज कम्पेयर टू टॉप रेल द बॉटम एंड लॉक रेल्स इन द डोर फ्रेम आर नॉर्मली मेड। नॉर्मली जो होता है उसको क्या बनाया जाता है? उसको वाइडर बनाया जाता है। जो इसका ये जो बनाया जाता है वो वाइडर बनाया जाता है, मीन्स चौड़ा बनाया जाता है, ताकि इसमें लॉक वगैरह सेट कर सके। टॉप रेल थिनर होता है तो इसको वाइडर कह सकते हैं, वाइडर होता है सी। तो बॉटम रेल लॉक रेल जो होता है वाइडर होता है किसके कंपेयर में? टॉप रेल के कंपेयर में। तो इस तरह से मेरा सी हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो ओपनिंग लेफ्ट इन फ्लैट रूफ फॉर लाइटनिंग। तो फ्लैट रूफ में जो ओपनिंग रहता है किसके लिए? लाइटनिंग के लिए। उसको क्या कहते हैं? तो उसको लैंटर्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लैंटर्न बोलते हैं फ्लैट रूफ में। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा था। सुटेबल डोर फॉर एंट्रेंस इन एन एयर कंडीशनर बिल्डिंग।
अगर एयर कंडीशनर बिल्डिंग में जो डोर होगा एंट्रेंस के लिए वो कौन सा डोर होगा, तो उसके लिए रिवॉल्विंग डोर होगा। जो एयर कंडीशनर बिल्डिंग के लिए जो मेन जो डोर होगा एंट्रेंस डोर, वो कौन सा डोर होगा एयर कंडीशनर बिल्डिंग के लिए, तो रिवॉल्विंग डोर होगा जो ऑटोमेटिक रिवॉल्व कर सके। इस तरह से रिवॉल्व करता है। यहाँ पे रिवॉल्विंग पिवोट लगा रहता है जो रिवॉल्व करता है इसके पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो रिवॉल्विंग डोर इसको एयर कंडीशनर बिल्डिंग में एंट्रेंस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट को देखा जाए तो मिनिमम इलोंगेशन पूछ रहा है किसका, स्टील में फॉर Fe250, इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, ये माइल्ड स्टील हो गया। एंड F415 H/SD इसको बोलते हैं, हाई एल्ड H/SD बोलते हैं, हाई एल्ड स्टैंडर्ड डिफॉर्म वार। ठीक है, तो जो इसका जो इलोंगेशन होगा H/SD वार का, ये कम होता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो इसमें होता है वो ज़्यादा होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होता है H/SD में ज़्यादा होता है, और माइल्ड स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन कम होता है, इस तरह से इसका इलोंगेशन ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलोंगेशन जो होगा इसका ज़्यादा होगा और H/SD का इलोंगेशन होगा जो कम होगा। इलोंगेशन ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो Fe250 का जो इलोंगेशन होगा 23% में ज़्यादा है और मिनिमम 14.5% है। तो ये हो गया H/SD के लिए और ये हो गया माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील में इलोंगेशन 23%। तो इस तरह से आंसर जो मेरा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा था। नेक्स्ट मैचिंग का है, तो मैचिंग में देख लेते हैं क्या है। वायर ग्लास, फाइबर ग्लास एंड ग्राउंड ग्लास। जो वायर ग्लास, फाइबर ग्लास और ग्राउंड ग्लास जो होता है वो विजन प्रोहिबिटेड के लिए लगाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन द लाइट इज टू बी एडमिटेड बट विजन इज टू बी ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब विजन को रोके तो लाइट आए बट विजन के लिए नहीं, तो इसके लिए होता है ग्राउंड ग्लास। तो इस तरह से कह सकते हैं सी का मेरा 3 होगा। फाइबर ग्लास जो होता है वो थर्मल इंसुलेशन होता है, यूज फॉर थर्मल इंसुलेशन के पर्पज से फाइबर ग्लास यूज किया जाता है। तो इसका कह सकते हैं कि 1 होगा, इसका 3 होगा। तो बच गया वायर ग्लास क्या होता है, यूज इन आउटसाइड विंडो टू रेसिस्ट फायर एंड ब्रेकेज। फायर को रेसिस्ट करने और ब्रेकेज को रेसिस्ट करने के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, वायर ग्लास। तो वायर के लिए 2, तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं 213। ऑप्शन देख लेते हैं 213 किस में है, 213 मेरा डी में, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो क्यूलेट इज ए ब्रोकन ग्लास एडेड टू द बैच प्रायर टू मेल्टिंग। ठीक है, ये करेक्ट है। ग्लास इज अनअफेक्टेड बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ग्लास जो होता है अनअफेक्टेड रहता है किसके वजह से, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नहीं, अनअफेक्टेड नहीं होता है, इफेक्ट करता है। तो यही मेरा गलत है, दैट इज सी इसका, बी इसका सही आंसर है जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक अंडरगोज केमिकल चेंज इन प्रेजेंस ऑफ हीट। केमिकल चेंज नहीं होता, फिजिकल चेंज होता है। तो इस तरह से ये गलत है। थर्मोप्लास्टिक डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, डज नॉट सॉफ्ट, अगर हीट करेंगे तो थर्मोप्लास्टिक सॉफ्ट होगा, डज नॉट नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें दोनों गलत है। तो ऑप्शन इसमें कोई ऐसा नहीं है, दैट इज डी एक ऑप्शन है जो कि नन ऑफ द एबव कह सकते हैं। दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय वाइपोराइजेशन ऑफ इंट्रैप्ड मॉइस्चर और सॉल्वेंट इन द पेंटेड सरफेस। पेंटेड सरफेस में जो डिफेक्ट आएगा किसका, उसको क्या बोलते हैं। तो पेंटेड सरफेस में जो डिफेक्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ब्लेस्टरिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ब्लेस्टरिंग बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट इज कॉल्ड बाय वाइपोराइजेशन। वाइपोराइजेशन के वजह से जो सॉल्वेंट पेंटेड सरफेस पे जो डिफेक्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेस्टरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। एक्सटेंडर्स आर एडेड टू द पेंट बॉडी। एक्सटेंडर क्यों यूज किया जाता है पेंट में एक्सटेंडर क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो वॉल्यूम हो इंक्रीज कर सके। गिव्स द कलर गिरने के लिए नहीं, रिड्यूस द विस्कोसिटी ये भी नहीं है, ड्राइंग के लिए ये भी नहीं है, इंक्रीज द वॉल्यूम, दैट इज डी। एक्सटेंडर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वॉल्यूम मेरा पेंट का इंक्रीज कर जाए। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन क्या मैचिंग का है। पिगमेंट, ड्रायर, थिनर एंड एक्सटेंडर। अभी देखें कि थिनर कौन सा होता है, तो टर्पेंटाइन जो है एक थिनर है। एक्सटेंडर कौन सा इसमें है, तो एक्सटेंडर मेरा क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट एक एक्सटेंडर है। पिगमेंट क्या है, आयरन ऑक्साइड जो होता है एक पिगमेंट है। पिगमेंट होता है आयरन ऑक्साइड जो है एक पिगमेंट है।
ड्राइडेड जिंक सल्फेट हो गया, एक बचा तो इसका ड्राइडेड हो जाएगा। तो पिगमेंट मेरा आयरन ऑक्साइड था, दैट इज़ 2। और थिनर क्या था, सी का टर्पेंटाइन। एक्सटेंडेड शार्ट 2314, ऑप्शन देख लेते हैं। 2314 किस में दिया हुआ है, 2314 दैट इज डी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो कैविटी का जो वाटर है फुल्ली रिमूव हो जाए, सेल वाटर जो है फुल्ली रिमूव हो जाए एंड कैविटी का जो वाटर रहता है वो प्रेजेंट रहता है, उस पॉइंट को ही हम लोग सेल वाटर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, द सेल बॉल आर सैचुरेटेड विथ वाटर एंड सेल कैविटी कंटेनिंग्स नो वाटर। जो कैविटी में है कोई वाटर नहीं रहे, पूरा रिमूव हो जाए सेल कैविटी वाटर का, उस पॉइंट को ही हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से बी इसका करेक्ट हो गया। सेल वॉल आर सैचुरेटेड, सेल वॉल जो है वो सैचुरेटेड हो, सेल वॉल सैचुरेटेड हो और सेल कैविटी जो है रिमूव हो जाएगा, 100% वाटर इसका रिमूव हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग सैचुरेशन पॉइंट, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। तो इस तरह से इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन वाटर। वाटर लॉग्ड एरिया में, वाटर लॉग्ड एरिया है, वाटर लॉग्ड एरिया में पूछ रहा है कि कौन सा मोटर यूज करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो वाटर लॉग्ड एरिया में कौन सा मोटर यूज किया जाता है, तो वाटर लॉग्ड एरिया में मेरा सीमेंट मोटर यूज किया जाता है, दैट इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गेज्ड मोटर। गेज्ड मोटर कौन सा मोटर होता है, गेज्ड मोटर वैसा मोटर होता है जिसमें सीमेंट रहे प्लस लाइम रहे प्लस सैंड रहे, तीनों का जो मिक्सिंग होता है उस मोटर को हम लोग गेज्ड मोटर कहते हैं। ठीक है, इसका जो सेट स्टार्ट हो जाता है 1 to 2 आवर के बीच, विदिन 1 to 2 आवर स्टार्ट हो जाता है, विदिन 1 to 2 आवर। तो सबसे पहला तो इसमें क्वेश्चन ये है कि गेज मोटर क्या होता है, तो गेज मोटर वैसा मोटर कहते हैं जिसमें लाइम हो, सीमेंट हो प्लस सैंड हो, लाइम सीमेंट और सैंड तीनों का मिक्सर हो, उस मोटर को हम लोग गेज मोटर कहते हैं। और गेज मोटर का क्या कहता है, पूछ रहा है कि इसमें आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट द गेज मोटर शुड बी यूज्ड, इसको कितने देर में यूज कर लेना चाहिए, विदिन तो 1 to 2 आवर। जिसका सेटिंग स्टार्ट हो जाता है 1 to 2 आवर में, इसलिए इसको यूज कर लेना चाहिए 1 to 2 आवर में सीमेंट ऐड करने के बाद। क्योंकि जब मोटर में सैंड प्लस लाइम रहता है और जैसे ही सीमेंट ऐड करते हैं तो इसका सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो लाइम सीमेंट और सैंड, लाइम सीमेंट सैंड तीनों आ जाएगा तो उसको गेज मोटर कहते हैं। तो 1 to 2 आवर में इसको यूज होना चाहिए, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। रेट ऑफ बियर पूछ रहा है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो रेट ऑफ बियर किसके द्वारा, रेट ऑफ बियर जो होता है, रेट ऑफ बियर पढ़ा तो एट्रिशन टेस्ट होता है जिससे निकाला जाता है। ठीक है, क्रशिंग टेस्ट से क्या निकाला जाता है, तो क्रशिंग टेस्ट से हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। एब्रेशन टेस्ट से क्या निकालते हैं, तो हार्डनेस निकालते हैं, हार्डनेस निकालते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट से क्या निकालते हैं, टफनेस निकालते हैं। तो यहाँ से देख लिए क्रशिंग टेस्ट हम लोग, क्रशिंग टेस्ट से क्या निकालें, क्रशिंग टेस्ट से हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट से हम लोग बियर एब्रेशन टेस्ट से क्या निकालें, हार्डनेस निकालें, हार्डनेस निकालें। इम्पैक्ट टेस्ट से क्या निकालें, टफनेस होता है, टफनेस होता है। तो क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए, क्रशिंग टेस्ट स्ट्रेंथ के लिए, एब्रेशन टेस्ट हार्डनेस के लिए और इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए। एडिशन टेस्ट किसका हो गया, बियरिंग के लिए, रेट ऑफ बियर के लिए। तो इसका आंसर हो गया सी। इसके अलावा भी हम लोग देख लें, अगर क्रशिंग टेस्ट पूछता तो क्रशिंग टेस्ट के लिए स्ट्रेंथ है, अगर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो क्रशिंग टेस्ट। हार्डनेस निकालने के लिए हम कौन सा करते हैं, तो एब्रेशन, ये एब्रेशन हो गया। ये एट्रिशन टेस्ट, एट्रिशन जो होता है रेट ऑफ बियर के लिए होता है, बियर टेस्ट के लिए होता है। एब्रेशन अगर है तो हार्डनेस के लिए, इम्पैक्ट मेरा फिक्स है टफनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। पूछ रहा है किस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बोट कंस्ट्रक्शन रेलवे स्लीपर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पूछ रहा है किस टिम्बर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो हम लोग सबसे जानते हैं जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है, जो एग्रीकल्चर होता है किससे बनता है, बबूल से बनता है, दैट इज़ 3। बोट कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा होता है, तो बेंटिक होता है। बेंटिक जो होता है बोट के लिए, बोट कंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए बेंटिक का यूज किया जाता है टिम्बर का, दैट इज़ 4। रेलवे के लिए बच गया, तो बच गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लोग जैक यूज करते हैं, दैट इज़ 1, तो 3। ये बच गया 2, 3, 4, 2, 1,
3 4 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 3 4 2 1 दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन टिम्बर आर करेक्टली मैच। टिम्बर में जो डिफेक्ट होता है उसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। टिम्बर का डिफेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अपसेट्स ड्यू टू द ओवर मैच्योरिटी एंड अनइवेंटलेट स्टोरेज, नहीं इसके ये गलत है, इसके वजह से कोई डिफेक्ट नहीं होता। फॉक्सनेस ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ फाइबर रनिंग ट्रांसवर्सली, फॉक्सनेस होता है जो डिफेक्ट है किसके वजह होता है, क्रशिंग ऑफ फाइबर, ये कोई डिफेक्ट नहीं है। स्टार सेक्स क्या होता है, रेडियल स्प्लिट बाय डेस्ट एट द सर्कमफरेंस एंड डायमेंशनली टुवार्ड्स द सेंटर, हाँ ये होता है स्टार सेक्स, ये सही है। हार्ड सेक क्रैक्स बाइट्स एट द सेंटर पर ज़्यादा हो जाता है क्रैक्स एंड डायमेंशनली टुवार्ड्स द आउटर सर्कमफरेंस, आउटर सर्कमफरेंस पे रहता है, इस तरह से क्रैक सेंटर से लेकर के आउटर सर्कमफ्रेंस पे रहता है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हार्ड सेक्स, ये भी है सही है। तो 3 और 4 मेरा सही है जो डिफेक्ट है टिम्बर का, तो 3 और 4 जो डिफेक्ट है वो टिम्बर का है। नेक्स्ट कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन एंड द टर्मिनोलॉजीज पर्टेनिंग ए मशीनरी आर करेक्टली मैच, इसमें से देखना है कौन सा सही है मैच कर रहा है और पूछ रहा है। तो रिवील द प्रोजेक्टिंग स्टोन्स सर्व एज सपोर्ट फॉर जॉइस्ट, गलत है। द थ्रोटिंग क्या होता है, ग्रूव प्रोवाइडिंग ऑन द अंडर साइड्स ऑफ प्रोजेक्टिंग एलिमेंट्स लाइक सील, थ्रोट जो होता है ग्रूव होता है जो सील के नीचे प्रोवाइड किया जाता है कट करके, तो ये मेरा सही है। गेवल क्या होता है, ट्रायंगल शेप मशीनरी वर्क प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ स्लोप रूफ, गेवल अभी हम लोग स्लोप रूफ पे जो प्रोवाइड किया ये भी सही है। फ्रीज वर्टिकल साइड्स ऑफ द फिनिश ओपनिंग फॉर डोर एंड विंडो, वर्टिकल साइड है तो उसको फ्रीज करते हैं, वर्टिकल साइड्स ऑफ द फिनिश ओपनिंग फॉर डोर एंड विंडो, नहीं इसको फ्रीज नहीं इसको स्टाइल बोलते हैं, ये मेरा गलत है। तो बच गया मेरा 2 और 3 सही हो गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं 2 3 मेरा बी में है। नेक्स्ट देखा जाए व्हाट इज इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस क्या होता है, इफ्लोरोसेंस अल्कली की वजह से होता है, तो या फिर कह सकते हैं कि जो रेन वाटर जो होता है उसकी वजह से जो ब्रिक का जो टॉप सरफेस होता है उस पर बनता है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं इफ्लोरोसेंस क्या है वो पूछ रहा था। फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज ऑन द ब्रिक सरफेस ड्यू टू इंसोल्यूबल साल्ट इन द ब्रिक, हाँ इंसोल्यूबल साल्ट इसी को अल्कली भी कह सकते हैं। अल्कलीज के वजह से जो फॉर्मेशन होता है टॉप सरफेस पे ब्रिक का उसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंस, एक वाइट पाउडर टाइप का बनता है तो उसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। इस तरह से मेरा ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में देखा जाए एक तरह इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, दूसरा उसका प्रॉपर्टीज विकेट्स ऑपरेटर्स, विकेट से हम लोग क्या निकालते हैं कंसिस्टेंसी या फिर सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम के लिए देख लेते हैं सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। विकेट ऑपरेटर लीक केटिल ऑपरेटर्स से क्या निकालते हैं शॉर्टनेस निकालते हैं। इसका एक और मेथड होता है क्या, ऑटोक्लेव मेथड, ऑटोक्लेव मेथड जो होता है लाइम प्लस मैग्नीशिया दोनों अगर एक्सेस में रहे तो यूज कर सकते हैं ऑटोक्लेव मेथड, लेकिन सिर्फ लाइम एक्सेस में रहे तो हम लोग लीक केटिलेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं, सिर्फ लाइम एक्सेस रहता है तो लीक केटिलेट मेथड। स्लैम टेस्ट किसके लिए होता है, स्लैम टेस्ट होता है वर्केबिलिटी निकालने के लिए, दैट इज वर्केबिलिटी। फाइनेंस टेस्ट बच गया तो एक बच गया मेरा, तो एक रिलेटिव साइज ऑफ एग्रीगेट, तो फाइनेंस मॉडुलस हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन अगर देखा जाए तो विकेट सेपरेशन मेरा सेटिंग टाइम में था 2, लीक केटिलेट किसके लिए था शॉर्टनेस के लिए दैट इज 1, स्लैम टेस्ट किसके लिए वर्केबिलिटी के लिए तो 3, तो 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन देख लेते हैं 2 1 3 4 2 1 3 4 मेरा डी में दिया, इस तरह से डी मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, फॉर ए गिवन इन्वायरमेंट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टोटल श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो टोटल श्रिंकेज को इफेक्ट करे, टोटल श्रिंकेज को, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, जो टोटल अमाउंट करेंगे ऐड मिक्सिंग के समय पे वही इसका इफेक्ट करेगा मैक्सिमम फैक्टर यही है मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, तो जो टोटल अमाउंट ऐड कर रहे हैं किस पे टाइम ऑफ मिक्सिंग पे, जिस समय मिक्स कर रहे हैं उस पर वही श्रिंकेज को अफेक्ट करता है, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लेवुड इज प्रीफेयर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में प्लेवुड को प्रीफेयर किया जाता है क्यों, टू थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर, बिकॉज थिन प्लैंक में इसको यूज किया जाता है क्यों, क्योंकि गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनली स्टेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शन, इसमें जो होता है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो दोनों होता है वो सही रहता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ
सिर्फ डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शन, सिर्फ डायमेंशनल नहीं, ये स्ट्रेंथ और डायमेंशनल स्टेबिलिटी दोनों बेस्ट होता है लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग टिम्बर को प्लेवुड को यूज किया जाता है एज ए प्लैंक टिम्बर। ठीक है, तो इस तरह से इसका ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी दोनों होता है, तो लैटरल लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में बेस्ट होता है। तो इसमें सिर्फ दिया हुआ था क्या, गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, सिर्फ डायमेंशनल स्टेबिलिटी है। सिर्फ इसमें दिया हुआ क्या, गुड स्ट्रेंथ सिर्फ है, तो ये नहीं होगा, दोनों होगा। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तब होगा ये, तो ये बेस्ट हो गया मेरा, दैट इज ये करेक्ट हो गया, इसके वजह से इसको यूज किया जाता है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, कोर्स एग्रीगेट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट विच इन टर्न इज यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन बियरिंग सरफेस। बियरिंग सरफेस को छोड़ के बाकी जितना सरफेस है उसमें जो यूज होता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कोर्स एग्रीगेट के लिए कितना होता है, तो 45% होता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज। वेनेडियम स्टील जो होता है किस में यूज होता है, तो वेनेडियम स्टील जो यूज होता है वो एक्सेल एंड स्प्रिंग बनाने में यूज होता है। वेनेडियम स्टील जो यूज होता है वो एक्सेल्स एंड स्प्रिंग बनाने में यूज किया जाता है, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए तो मैचिंग का है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। तो इसका अगर देखा जाए तो पिग आयरन जो होता है रिडक्शन ऑफ फर्नेस, इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस, तो ये फोर्क में यूज होता है। कास्ट आयरन कहाँ, कपोला फर्नेस में यूज होता है। ठीक है, रॉट आयरन कहाँ यूज होता है, रॉट आयरन होता है रिवर्बेटरी फर्नेस जो है उसमें यूज किया जाता है रॉट आयरन। स्टील जो होता है एलडी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो एलडी पर्पस के लिए उसके लिए यूज किया जाता है स्टील। तो इस तरह से ऑप्शन देखा जाए, अगर इसका देखा जाए तो एक का मेरा इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस हो गया, कास्ट आयरन के लिए कपोला फर्नेस हो गया, रॉट आयरन के लिए रिवर्बेटरी फर्नेस हो गया और स्टील के लिए एलडी प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से 4 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 2 1 4 3 2 1 मेरा सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, नियोप्रीन इज सुटेबल फॉर यूज। नियोप्रीन किस में यूज होता है, सुटेबिलिटी। तो नियोप्रीन जो होता है बियरिंग ऑफ ब्रिज, जो ब्रिज का जो बियरिंग होता है उसको बनाने में यूज होता है नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक। गुड क्वालिटी ब्रिक बनाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, यूज ए रिवर्बेटरी किल्न यूज किया जाता है, नहीं इसका यूज नहीं किया जाता। ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले और सैंड एज डीमेड अप्रोप्रिएट, ब्लेंड किया जाता है अप्रोप्रिएटली, तो सही है। क्नीड द सॉइल इन द घानी, जो क्नीड करते हैं सॉइल को, तो ये नहीं क्नीड नहीं करते, क्नीडिंग घानी में क्नीड नहीं होता। टेम्पर द सॉइल एज ए पिग मिल में जो होता है उसको टेम्परिंग किया जाता है सॉइल को, तो गुड क्वालिटी ब्रिक बनाने के लिए। तो इस तरह से मेरा जो सही हो गया उसमें एक 2 है एक 4 है, सिर्फ 2 और 4 है, क्योंकि ब्लेंड करते हैं कहाँ, सैंड एंड डीमेड, क्नीड करते हैं घानी में नहीं क्नीड करता है, टेम्पर कहाँ किया जाता है, पैग मिल में। तो ये सही हो गया और ये सही हो, 2 और 4, दैट इज बी। पूछ रहा है इसमें करेक्टली मैच फ्लोइंग सैंडस्टोन इग्नियस रॉक। सैंडस्टोन इग्नियस रॉक नहीं, सैंडस्टोन क्या है, वो सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन क्या है, तो लाइमस्टोन मेरा क्या है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, ये लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, ये सही है। बसाल्ट मेटामॉर्फिक रॉक है, बसाल्ट जो होता है इग्नियस रॉक होता है, ग्रेनाइट भी इग्नियस रॉक है, ये जो दोनों हो गया वो इग्नियस रॉक हो गया, ये इग्नियस रॉक हो गया। अगर इसमें पूछता है इग्नियस रॉक तो ये दोनों जो हो गया मेरा इग्नियस रॉक हो गया। सैंडस्टोन क्या होगा, इग्नियस रॉक नहीं है, ये मेरा है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन दोनों हो गया मेरा सेडिमेंट्री रॉक। तो इस तरह से देखा जाए ये दोनों हो गया मेरा सेडिमेंट्री रॉक और ये दोनों जो मेरा हो गया इग्नियस रॉक। तो पूछ रहा था क्या करेक्टली मैच इसमें कौन सा है, तो सिर्फ लाइमस्टोन है जो कि सेडिमेंट्री रॉक सही मैच कर रहा है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, प्रोड्यूस लो हीट प्रोड्यूस करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। लो हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से कौन सा कंपाउंड हो जो कम करना पड़ेगा। लो हीट प्रोड्यूस करने के लिए सीमेंट में जो कम करने की ज़रूरत है वो C3 को करने का ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले वाटर रिएक्ट करता है सीमेंट में, तो सबसे पहले जो रिएक्शन शुरू होता है तो C3 से होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो
इसको अगर कम कर दिया जाए तो हीट जो है मेरा कम होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट देखा जाए फिर से मैचिंग का है। मैचिंग में क्या पूछ रहा है, टिम्बर से है, सैपवुड, knoट, सेक, रोट। सैपवुड क्या होता है, सैपवुड हम लोग देखे हैं कैम्बियम लेयर या हार्डवुड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सैपवुड कहते हैं। ठीक है, ये बीच का जो होता है पीथ होता है, इसके ऊपर हार्डवुड होता है, उसके ऊपर सैपवुड होता है, उसके ऊपर कैम्बियम लेयर होता है, और इसके बीच का जो पार्ट होता है वो बार्क होता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि सैपवुड सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ टिश्यू, disintegration caused by fungi, a branch was embedded in timber by natural growth, outer layer of the log of the wood। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ऑप्शन है आउटर लेयर ऑफ ए लॉग ऑफ द वुड, जो सैपवुड हो गया सबसे आउटर लेयर हो गया, कह सकते हैं जो बार्क हो गया, बार्क के जो नीचे का जो पार्ट होता है उसी को सैपवुड कहते हैं। सैपवुड के ऊपर होता है बार्क। ठीक है, बार्क के नीचे तो सबसे आउटर लेयर कौन सा हो गया, तो सैपवुड। इस तरह से इसको कह सकते हैं 4 नोट। नोट क्या होता है, नोट क्या होता है, जबकि एक ब्रांच है ट्री में, एक ब्रांच को कट किया जाता है तो यहाँ पे जो गांठ बनता है उसी को नोट कहते हैं। तो एक ब्रांच विच इम्बेडेड इन द टिम्बर बाय नेचुरल ग्रोथ, यहाँ पे एक ब्रांच में एक जो गांठ बनता है उसी को नोट कहते हैं। तो यहाँ पे बन गया ब्रांच बेस इम्बेडेड टिम्बर द नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ में जो एक यहाँ पे गांठ बन गया उसी गांठ को हम लोग बोलते हैं नोट। तो इस तरह से इसका 3 हो गया। सेक, सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ द टिश्यू। तो सेक होता है सेपरेट कर रहा है किससे, एडजेसेंट लेयर ऑफ द टिश्यू। इस तरह से इसका 1 हो गया। रोट, रोट क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन कॉज बाय फंगी। रोट एक तरह का डिफेक्ट है जो टिम्बर में होता है, किसके वजह से, फंगी के वजह से। ठीक है, वाइट रोट होता है, वाइट रोट होता है और ड्राई रोट होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रोट क्या हो, एक डिफेक्ट होता है किसमें, टिम्बर में, जो फंगी की वजह से होता है। तो इस तरह से इसका आंसर मेरा 2 हो गया। तो ये हो गया सबसे आउटर पोर्शन। नोट हो गया नेचुरल ग्रोथ, जो एक गांठ बनता है उसके होता है वो, उसके वजह से। सेक क्या हो गया, सेपरेशन करा एडजेसेंट लेयर में। 1 रोट क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है टिम्बर में जो कि फंगी की वजह से होता है। तो इस तरह से इसका 2, तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 मेरा डी में है। इस तरह से डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पर सीजनिंग, सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग होता है वाटर रिमूव किया जाता है, जो मॉइस्चर होता है टिम्बर का, टिम्बर का जो मॉइस्चर होता है इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को सीजनिंग कहते हैं। तो रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर इज नोन एज मॉइस्चर अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसमें एक पॉइंट रहता है कि रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर अप टू ए सर्टेन लिमिट इज नोन एज सीजनिंग। तो इसको 12% जो होता है, एक अप्रोप्रिएट 12% टू 12 to 15% होता है, जो कि एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए टिम्बर में। तो ये होता है जो प्रोसेस होता है, द रिमूविंग द प्रोसेस टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर अप टू 12% या 15%। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि सीजनिंग क्या है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ। सीजनिंग से क्या होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। वो पूछ रहा है कि सीजनिंग से क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो सीजनिंग से स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। रिड्यूस रिजिलेंस, रिड्यूस नहीं करता, रिजिलेंस भी इंक्रीज करता है। तो रिड्यूस गलत है, तो 1 और 2 मेरा सही है। तो 1 2 मेरा सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेसिस्टेंस बाई। टिम्बर को मोर फायर रेसिस्टेंट बना जाए किससे, तो सर एबल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम लोग बना सकते हैं फायर रेसिस्टेंस का, इसको बना सकते हैं। फायर रेसिस्टेंस, फायर को रेसिस्ट करने के लिए बनाया जा सकता है सर एबल प्रोसेस के द्वारा, दैट इज बी। नेक्स्ट देखा जाए, अमॉन्ग द मोर कॉमन वैरायटी ऑफ द टिम्बर नेम साल, मैंगो एंड देवदार क्या है। साल इज स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मैंगो इज द लिस्ट ड्यूरेबल, मैंगो जो होता है लिस्ट ड्यूरेबल होता है। वैसे ये देवदार इज लाइटेस्ट, देवदार जो होता है सबसे हल्का लाइटेस्ट होता है टिम्बर। तो इस तरह से तीनों मेरा सही है। साल जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मैंगो जो होता है लिस्ट ड्यूरेबल, ये लिस्ट ड्यूरेबल होता है, मीन्स कम ड्यूरेबिलिटी जो होता है कम होता है साल के कंपेयर में, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कम होता है। देवदार जो होता है वो लाइटेस्ट होता है, सबसे हल्का टिम्बर होता है देवदार। तो इस तरह से मेरा 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए, द वुड प्रिजर्वेटिव क्यूरोसाइट। क्यूरोसाइट क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव है जो वुड जो होता है, प्रिजर्वेटिव एक प्रोसेस है जो क्यूरोसाइट जो होता है, इसमें टार ऑयल यूज किया जाता है। क्यूरोसाइट एक प्रोसेस है,
प्रिजर्व करने का, वुड को प्रिजर्व करने का इसमें टार ऑयल यूज किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा क्या है, तो वुड और कोल। द वुड प्रिजर्वेटिव क्यूरोसाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो डिराइव्ड क्यूरोसाइड किससे डिराइव किया जाता है, तो वुड और कोल, दैट इज ए। Consider the following statement: a good soil for making brick should be, a good soil for making brick should be। ये पूछ रहा है कि वो सॉइल कौन सा होगा जो एक, वो पूछ रहा है गुड सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक, ब्रिक बनाने के लिए वो सॉइल कौन सा होगा जो बढ़िया हो। या फिर कह सकते हैं कि उस सॉइल में कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, इंग्रेडिएंट होना चाहिए ब्रिक बनाने के लिए। तो एल्यूमिना, एल्यूमिना हम लोग जानते हैं कितना होना चाहिए गुड ब्रिक के लिए। तो एल्यूमिना के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है 20 to 30%, तो 30% तो ये सही है। अबाउट लाइम, लाइम कितना होना चाहिए किसके लिए, ब्रिक बनाने के लिए, तो लाइम जो होता है, लाइम कितना होता है 5 से 6% के आसपास होना चाहिए, 5 से 6% तक लाइम होना चाहिए ब्रिक के लिए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का एक स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के वजह से ही रेड कलर आता है, आयरन ऑक्साइड के वजह से रेड कलर होता है। तो स्मॉल क्वांटिटी होता है 1 से 5% तक अप्रॉक्स अमाउंट। और मैग्नीशिया 15% नहीं, मैग्नीशिया 15% नहीं, 1 से लेकर के 3% तक हो सकता है मैग्नीशिया। तो कह सकते हैं कि 30, एल्यूमिना का मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट सही दिया हुआ है, क्योंकि 20 से 30% होता है एल्यूमिना होना चाहिए गुड ब्रिक में। अगर यही सिल्का रहता तो सिल्का कितना होता, सिल्का 50 से 60% तक होता है, सबसे ज़्यादा सिल्का होता है। एल्यूमिना कितना होता है, एल्यूमिना 5 से 6% होता है, बट यहाँ 10% दिया हुआ जो कि ज़्यादा है। तो इस तरह से कह सकते हैं 10% मेरा ये नहीं होगा, गलत होगा। 15% मैग्नीशिया, ये भी गलत होगा। 30% एल्यूमिना सही है, और एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड ये भी सही है। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी डेवलप करता है, प्लास्टिसिटी डेवलप करता है। और आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रेडिश कलर डेवलप करता है। अगर रेड जो कलर होता है ब्रिक में वो किसके वजह से होता है, तो आयरन ऑक्साइड के वजह से होता है। तो देख लीजिए कि मेरा 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 और 3 मेरा सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या करा, द इफेक्ट ऑफ सी वाटर ऑन हार्डन कॉन्क्रीट, सी वाटर का इफेक्ट क्या पहुंचेगा हार्डन कॉन्क्रीट पे। तो सी वाटर का क्या करेगा, जो सी वाटर जो होता है उसके वजह से स्ट्रेंथ जो होता है रिड्यूस होता है। तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंक्रीज नहीं करेगा, एक गलत रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। रिटार्ड द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को रिटार्ड नहीं करेगा, सेटिंग टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज करता सेटिंग टाइम को। सेटिंग टाइम जो होता है वो बढ़ा देता है, क्योंकि ज़्यादा देर में सेट होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं सेटिंग टाइम रिटार्ड नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। डिक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी, हाँ ड्यूरेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ड्यूरेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो सी वाटर जो होता है, सी वाटर जो होता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कम करता है, प्लस में सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, सेटिंग टाइम डिक्रीज करता है, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका देखा जाए तो रिड्यूस इस स्ट्रेंथ पहला हो गया, रिटार्ड सेटिंग टाइम नहीं, इंक्रीज सेटिंग टाइम, रिटार्ड नहीं करता इंक्रीज करता है। तो इस तरह से गलत हो गया। डिक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, डिक्रीज ड्यूरेबिलिटी करेगा। तो 4 नंबर हो गया सही। 2 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं, 2 और 4 सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, तो सॉफ्ट वैरायटी ऑफ पिग आयरन, सॉफ्ट वैरायटी ऑफ पिग आयरन इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट वैरायटी जो है पिग आयरन का उसको क्या कहते हैं, तो इसको फाउंड्री पिग भी बोलते हैं और ग्रे पिग भी बोलते हैं, फाउंड्री पिग और ग्रे पिग बोलते हैं सॉफ्ट वैरायटी पिग को। तो इस तरह से मेरा 1 और 2 इसका सब सही है, दैट इज सी इसका करेक्ट हो गया। पूछ रहा था कि सॉफ्ट वैरायटी ऑफ पिग आयरन को और क्या नाम है, तो इसको फाउंड्री पिग और ग्रे पिग, दैट इज 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेस ऑफ सल्फर, अगर सल्फर का एक्सेस हो जाए किसमें, स्टील में, तो क्या रिजल्ट करेगा। तो एक्सेस ऑफ सल्फर जब हो जाए तो क्या रिजल्ट करेगा वो पूछ रहा है। तो एक्सेस ऑफ सल्फर हो जाएगा तो रेड, एक्सेस ऑफ सल्फर पूछ रहा है तो रेड शॉर्टनेस, रेडनेस जो कम जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, सेग्रेगेशन और कोल्ड शॉर्टनेस, तो सेग्रेगेशन हो जाएगा, सॉरी एक्सेस सल्फर अगर एक्सेस हो जाएगा स्टील में तो क्या होगा, क्योंकि जब सरफेस एक्सेस हो जाएगा तो रेड शॉर्टनेस हो जाएगा, रेड जो है वो शॉर्टनेस हो जाएगा, ये सही है। सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोल्ड शॉर्टनेस, कोल्ड ठंडा नहीं होगा, कोल्ड शॉर्टनेस नहीं होगा। तो मेरा 1 सही है सिर्फ इसमें, तो 1 एलोन इज करेक्ट, दैट इज ए। एक्सेस ऑफ सल्फर के वजह से स्टील में क्या होता है, तो रेड शॉर्टनेस होता है। नेक्स्ट दिखा रहा है 99 नंबर, डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर कहाँ यूज किया जाता है वो पूछ रहा है। डिस्टेम्पर इज यूज टू एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस पे नहीं, वाल पे किया जाता है। इंटीरियर एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेस, एक्सटर्नल पे सन आता है,
सन रे आता है तो इसके वजह से ये जो डिस्टेम्पर होता है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सटर्नल वॉल पे नहीं यूज किया जाता है, एक्सटर्नल सरफेस पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये इंटीरियर सरफेस पे किया जाता है। तो इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, जो मौसम जो है बाहर की जो मौसम है उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, जिससे सनरे उस पर नहीं पड़े, हवा वगैरह नहीं आए उस पर, तो उस सरफेस पे हम लोग यूज करते हैं डिस्टेम्पर। तो इंटीरियर सरफेस पे यूज किया जाता है जहाँ पे नॉट एक्सपोज टू वेदर। इस तरह से मेरा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है। पुट्टी, पुट्टी इज मेड ऑफ, पुट्टी क्या होता है, किससे बनता है वो पूछ रहा है। तो पुट्टी वाइट लेड एंड टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन पेंट में यूज होता है, पुट्टी में यूज नहीं होता है, तो ये गलत है। पाउडर चौक एंड रा लेंसेड ऑयल, पाउडर चौक रहता है उसमें पुट्टी में, ठीक है। तो इस तरह से इसका बी सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, इसमें यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे 150 से 151 से हम लोग शुरू किए थे और 200 तक सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में इतना ही रहना था। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो लास्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। इससे आगे का जो क्वेश्चन है 201 से सॉल्व करेंगे आगे तक के। इस पार्ट को यहीं पे अंत कर रहे हैं।